हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स और से ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट्स। तो आज का पहला न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि शिक्षा नीति में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो चर्चा में चल रही है, जो गवर्नमेंट ने लाया है, तो उसी से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस था। उसी में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा नीति ऐसी है कि जो किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि पूरे कंट्री का है। इस पे उचित विचार विमर्श के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए और इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और इसी से निकलता है कि इंडिया में एजुकेशन पे कितना खर्च करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने एजुकेशन पे अब जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होते हैं और एजुकेशन सेक्टर उतना ही अच्छा होता है। तो यह देखा गया है कि इंडिया बहुत ही कम खर्च करते हैं दूसरे देशों के मामले में। तो वह इंडिया कितना खर्च करती है शिक्षा पर, अपने सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च करती है। तो ये है 3%। एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं कि जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च करती है गवर्नमेंट, वो है 3%, 3%। आज का अगला जो न्यूज है कि डीआरडीओ ने एक HSTDV डिवाइस टेस्ट किया है, हाइपरसोनिक टेस्टिंग डिवाइस। ये अभी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए इस डिवाइस का टेस्ट किया गया है, ताकि फ्यूचर में क्रूज मिसाइल जो मिसाइल हो हाइपरसोनिक स्पीड पे जा सकते हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक डिवाइस टेस्ट किया गया है डीआरडीओ द्वारा। और वह कहाँ किया गया है, तो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के पास है, जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कर दिया गया है। तो उसी द्वीप पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्ट डिवाइस को टेस्ट किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रूज मिसाइल बनाने में इंडिया अभी आगे कदम बढ़ा सकती है और क्रूज मिसाइल कुछ देशों के पास ही है। तो इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट बता दूं कि जैसे हाइपरसोनिक होता है सुपरसोनिक। दो टर्म आपने सुना होगा, हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक। एक्चुअली होता क्या है कि जो साउंड के स्पीड से जब ज़्यादा वेग से कोई भी चीज़ ट्रेवल करती है तो सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। तो जो ध्वनि की गति है उससे ज़्यादा, जस्ट उससे ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक, और जो ध्वनि या साउंड का स्पीड से 5 गुना ज़्यादा से जब ट्रेवल करता हो कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। इसका मतलब कि हाइपरसोनिक का स्पीड सुपरसोनिक से ज़्यादा होगा, तो साउंड के जस्ट ऊपर की गति को सुपरसोनिक बोलते हैं और साउंड के 5 गुना गति को हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो यह क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करेगी, देखिए ध्वनि के 5 गुना ज्यादा, ये हाइपरसोनिक है। तो अब ध्वनि का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ध्वनि का या साउंड का स्पीड क्या है, तो यह है 343 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड साउंड का स्पीड है। और ये व्हीलर आइलैंड है, ये मैप में देखो, जो इंडिया का मैप है, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा के पास में एक आइलैंड है, ये व्हीलर आइलैंड इसको बोलते हैं, जिसका भी नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। आज का अगला न्यूज है कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान पूरे राज्य में जो उनके 3848 विलेज पंचायत है वहाँ चुनाव कराने का फैसला किया है, पंचायत चुनाव। ये तो न्यूज हो गया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है कि आज़ादी के बाद भारत में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह राजस्थान। राजस्थान में ही पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायत चुनाव कराया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। अब पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड और भी जो बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो है कि 73rd या 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 में किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था पूरे
इंडिया में लागू कर दिया गया। पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और आज़ादी के पहले यानी अंग्रेजों के टाइम पे लॉर्ड रिपन, जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने पहले बार सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट रखा था। स्थानीय स्वशासन का नींव या स्थानीय शासन के फादर ही लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो 1882 में सेल्फ रूल या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू किया था। तो लॉर्ड रिपन 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और एक बलवंत राय मेहता कमेटी का जिक्र आता है जहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बना था, और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल बनाए गए हैं। एक तो विलेज लेवल, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, और तीसरा होता है जिला लेवल। तो 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह किस कमेटी के सिफारिश पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू है। आज का अगला न्यूज है कि सेंटर ने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है जो मेंटल हेल्थ पे, मतलब मानसिक जो हेल्थ पे किसी को एडवाइस चाहिए तो उसके लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है केंद्र द्वारा। तो इस योजना का नाम दिया गया है किरण। तो ये तो क्वेश्चन होगा कि हाल फिलहाल में केंद्र ने किस योजना की शुरुआत की है मेंटल हेल्थ पे सेवा देने के लिए, उसकी सलाह देने के लिए, तो उसका नाम हो जाएगा किरण। अब इससे एक टर्म जो आता है जो कि कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कई लोगों का, तो कि जो साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मन और व्यवहार, जो इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके अध्ययन को साइकोलॉजी बोलते हैं। और जब मानसिक किसी की मानसिक पीड़ा हो जाती है या किसी मानसिक रोग ही हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट को हम लोग साइकेट्री बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो माइंड के स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं, और किसी तरह की यदि माइंड में प्रॉब्लम हो गई, किस तरह के मेंटल डिसऑर्डर हो गया तो उसके उपचार को साइकेट्री बोलती हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखना है, साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। आज का अगला न्यूज है कि इस बार 1926 के बाद मॉनसून का अगस्त का जो रेनफॉल जो मापा गया है 1926 के बाद सेकंड हाईएस्ट है। मतलब 1926 में के अगस्त में जितना रेनफॉल हुआ था उसके जस्ट बिलो इस बार के अगस्त में रेनफॉल हुआ है। यह है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार। अब तो हो गया न्यूज। अब इसी से रिलेटेड है कि मानसून, तो मानसून के बारे में और भी कई तथ्य हैं। तो एक तथ्य जेट स्ट्रीम भी आता है कि मानसून के आने का कारण एक जेट स्ट्रीम भी है जिसकी वजह से मानसून इंडिया में आता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है वो बताऊंगा, लेकिन जेट स्ट्रीम का जो एक टर्म है वो किसने कॉइंड किया था? जेट स्ट्रीम सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो एक मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एच सेल्कोफ ने पहली बार जेट स्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया था। और एक्चुअली जेट स्ट्रीम होता क्या है तो ये अगले इसमें देखेंगे कि जेट स्ट्रीम आखिर होता क्या है। तो मैप के आधार पर हम देखेंगे तो ये है अर्थ हमारा। तो अर्थ के चारों तरफ एक हवा की पतली पट्टी बहुत ही तेज स्पीड में, हाइपरसोनिक स्पीड में, सुपरसोनिक स्पीड में एक हवा की धारा बहती है। और ये अर्थ से 50,000 फीट के ऊपर, 50,000 फीट के ऊपर ऐसे पट्टी के रूप में बहुत तेज हवा चलती है, उसी को हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये जो एक देख रहे हो जेट स्ट्रीम का एक इंडिकेटिव डायग्राम बना हुआ, अर्थ से 50,000 फीट के ऊपर एक ट्रोपोस्फेयर में, जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, कई दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं ये क्या होता है। तो अभी तो इतना जान लो कि 50,000 हाइट के ऊपर जेट स्ट्रीम फ्लो करता है और जिसका डायरेक्शन होता है वेस्ट से ईस्ट। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करता है और बहुत ही हाई स्पीड से फ्लो करता है ट्रोपोस्फेयर में। तो इसी जेट स्ट्रीम की वजह से मानसून इफेक्ट होता है। यह अध्ययन में पाया गया था एच सेल्कोफ, जिन्होंने पहली बार जेट स्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया था। और जेट स्ट्रीम के भी टाइप है, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम, जो इस साइड में जो जेट स्ट्रीम अर्थ के ऊपर रहता है उसको पोलर जेट स्ट्रीम बोलेंगे,
और सब ट्रॉपिकल, जो कल मैंने वीडियो में बताया कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, तो इसके ऊपर जो जेट स्ट्रीम फ्लो करता है उसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं। आज का अगला न्यूज है कि हाल ही में किसे 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो है सर डेविड एटनबरो, जो एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। सर डेविड एटनबरो, उनको 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है कि 1986 में यह चालू हुआ था, और सबसे पहले जिनको पीजीए को दिया गया था, पीजीए मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर ग्लोबल एक्शन, पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन, ये पहली बार इनको ही दिया गया था 1986 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज। आज का अगला जो न्यूज है वो है कि 8 सितंबर, जो आज का दिन है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर, ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे इससे रिलेटेड ऐसे और जानकारी प्राप्त करने को यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को एज ए इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने का एवरी ईयर फैसला किया है। और ये सबसे पहली बार 1967 में मनाया गया था, पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस पहला 1967 से चालू हुआ और यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। तो अब इसी से रिलेटेड एक है कि यूनेस्को प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को एक यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज देती है फॉर लिटरेसी, साक्षरता के लिए कन्फ्यूशियस प्राइज यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो वह किस कंट्री से के सपोर्ट के साथ दिया जाता है, तो वह है चाइना। चाइना के सपोर्ट से यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज साक्षरता के लिए हर एक वर्ष 8 सितंबर को दिया जाता है। तो कन्फ्यूशियस एक चाइना के बड़े विद्वान थे, उसी के नाम पे यह प्राइज दिया जाता है। आज का अगला जो न्यूज है कि रिजर्व बैंक ने एक जितने भी कोविड-19 के वजह से जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, विमान सेक्टर, पर्यटन सेक्टर सब इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से, इनके जो आउटपुट घटे हैं, इनके प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इनके जो फाइनेंशियल जो इनके बैंकों से जो लोन लिया हुआ है, तो बैंक क्या लोन देती है तो कुछ उनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करती है, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो कुछ रेशियो बैंक को चाहिए होता है इनके फाइनेंशियल हेल्थ के आधार पे। तो अभी चूंकि इनके कोविड की वजह से इनके जो फाइनेंशियल है, इनके जो वित्तीय स्थिति खराब हुई है, तो रेशियो भी खराब होगा। तो उसी रेशियो को रिलैक्स करता हुआ बैंकों को एक छूट दिया गया है कि 26 सेक्टर्स में आरबीआई ने एक जो बेंचमार्क रेशियो होता है उसको रिलैक्स किया है। वो 5 तरह के रेशियो में रिलैक्सेशन दिया गया है इंडस्ट्री को, 26 तरह की इंडस्ट्री को 5 रेशियो में। तो ये तो न्यूज हो गया। अब एक किस कमेटी पे आधारित है, तो कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था केवी कामत। केवी कामत जो है एक भूतपूर्व बैंकर हैं, तो उन्हीं की कमेटी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी आरबीआई द्वारा, जो किस तरह के जो इनको राहत दिया जाए। तो इन्होंने 5 तरह के फाइनेंशियल रेशियो में राहत देने का सिफारिश किया था, जिसको आरबीआई ने मान लिया। ये तो न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 एक कमेटी का नाम बताइए, केवी कमेटी, कामत कमेटी है जो न्यूज बनाता है। और अभी से जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के क्या क्या कार्य है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो यह पहला नोट जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकर का बैंक और क्रेडिट नियंत्रक, ये सारे काम आरबीआई करती है। आरबीआई नोट, जो करेंसी नोट होता है आरबीआई जारी करती है। गवर्नमेंट के बैंकर आरबीआई है, जैसे हमारा बैंकर कोई बैंक होता है जिसमें अपना खाता खोलते हैं, तो उस तरह से हर एक गवर्नमेंट का अपना खाता आरबीआई में मेंटेन होता है, उसी से लेन देन होता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर है, ये नोट जारी करती है, और बैंकों का भी बैंकर है, मतलब बैंक अपना खाता खोलती है आरबीआई में। और दूसरा है कि क्रेडिट में ऋण की जो कंट्रोलर है, किस क्षेत्र में कितना ऋण दिया जाना चाहिए, कितना क्रेडिट फ्लो करना चाहिए, इसका भी कंट्रोलर आरबीआई है। तो सारे काम आरबीआई करती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। और भी कार्य है, अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज का अगला न्यूज है जो यूके, यूनाइटेड किंगडम है, उसने धमकी दिया है कि जो ब्रेक्जिट संधि हुआ था, ब्रेक्जिट एक्चुअली क्या है कि यूरोपियन यूनियन में पहले ब्रिटेन भी शामिल था, तो ब्रिटेन अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए
यूरोपियन यूनियन के और भी सदस्य जो देश हैं इन और ब्रिटेन के बीच में एक संधि किया गया था और कुछ संधि में शर्त रखे गए, उसी शर्त के आधार पर ब्रिटेन को इजाजत दिया गया है ईयू से बाहर होने के लिए। उसी को हम लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो ब्रिटेन अभी कुछ चीज़ों पर सहमति नहीं जताया है, तो बोलता है कि जो संधि किया गया है हमारे ब्रेक्जिट के लिए, मैं उसको नहीं मानूंगा। यह यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन उनका यह बयान है। तो आखिर ब्रेक्जिट क्या है वो मैंने बता दिया। और ब्रेक्जिट के बाद ईयू के कितने सदस्य रह गए? ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। तब यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य रह गए हैं? तो है 27 सदस्य अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन के हैं। और आज का अगला न्यूज खेल से संबंधित है कि अभी 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार जसपाल राणा को दिया गया है। 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार तो किस खेल से जुड़े हैं? तो है शूटिंग। जसपाल राणा शूटिंग से जुड़े हुए जिन्होंने 2020 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आंसर दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग and if you like this video, and it's very important for competitive examination, traditional and current affairs दोनों, subscribes and press the bell icon for getting notification और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए so that they can also be benefited, and comments, put your suggestions in comment boxes. Thank you.